हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हरियाणा स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, पिछले दिनों में हम लोग डेडिकेटेड सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग। कोई भी आपको मेंस आंसर राइटिंग की इस प्रकार की सीरीज नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की द्रोण आंसर राइटिंग की क्लासेस हमारे हरियाणा स्टडी आईक्यू के रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगी। और आप लोगों को ये सीरीज में जो फैकल्टीज हम लोग आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसके जरूर आंसर दीजिएगा। जैसे सबसे पहले आज एक नई शुरुआत हो रही है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है, उसके बेसिक पॉइंट और साथ ही साथ में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, जिस प्रकार के प्रश्नों को आप हरियाणा सिविल सर्विसेज में देखेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर इंडियंस विद द हेल्प ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के जो लोग हैं उन्हें कैसे फायदा मिला है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और मेनली जैसा मैंने आपको मेरे पहले लेक्चर में बताया था कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशन है, इन पर जरूर आपको लगभग 200 वर्ड्स में अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि विच ऑल आर द बेनिफिट्स फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वहीं सुपर कंप्यूटिंग के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। और यदि नेक्स्ट लेवल पर कोई क्वेश्चन आए तो यह प्रश्न हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जरूर तैयार करना चाहिए अपने आंसर राइटिंग के लिए। यहां पर हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल जीरो से देखने वाले, तो पूरा कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साथ ही साथ में कैसे सैटेलाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ भारत में, लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम कैसे डेवलप हुआ, each and every point I will cover here, right? So let's begin with the session. तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को, और एट द एंड ऑफ द सेशन इन्हीं प्रश्नों से संबंधित आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने, राइट? तो आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं या फिर आप लोग आंसर दे सकते हैं मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, जब स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है तो भारत जैसे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत कब होती है? सो इट वाज इन 1957। स्पुतनिक 1 1957 ये एक ऐसा लॉन्च व्हीकल था और ये एक ऐसा सैटेलाइट था, आप कह सकते हैं कि दिस वाज अ सैटेलाइट स्पुतनिक 1, जो एक्चुअल में उस समय पर यूएसएसआर ने एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ा जो आकाश में गया, स्पेस में गया। और उस समय पर यही जो स्पेस में सैटेलाइट गया, तब हमने देखा कि स्पेस में यदि कोई सैटेलाइट घूम सकता है तो वहां से बैठे हुए हम लोग कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम को कंट्रोल कमांड कर सकते हैं। भविष्य में आज की तारीख में हम लोग स्पेस में डिफेंस कमांड बना रहे हैं, तो ये यूएसएसआर की मदद से हो रहा है। तो स्पुतनिक 1, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां से प्रेरणा मिली भारत के लोगों को कि हम भी अपने स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। और उस समय पर डॉक्टर विक्रम साराभाई, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारत का जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो फादर हैं, राइट, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो फादर हैं, ही वाज डॉक्टर विक्रम साराभाई। और उनके अंडर गाइडेंस में इनको स्पार द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च
द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसकी स्थापना होती है 1962 में, और बाद में इसी संस्था को नेशनलाइज्ड कर दिया जाता है, इसरो बना दिया जाता है। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, यही वो दौर था जहां पर बहुत से बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो रहा था। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने अपने आप को प्रूव करने से पहले हमने ये देखा कि क्या हमारे देश के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। इज देयर एनी नेसेसिटी, क्या हमें उस स्केल पर लॉन्च व्हीकल बनाने चाहिए, अपने खुद के सैटेलाइट बनाने चाहिए, क्या हमें अपना खुद का एक पूरा इंस्टीट्यूशन डेवलप करना चाहिए। और इसके लिए टेस्ट किए गए, और ये टेस्ट क्या क्या थे, लेट मी टेल यू एवरीथिंग। बट उससे पहले बस आप ये याद रखिए कि विक्रम साराभाई, यहां से हमारी जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो यूएसएसआर ने पहली बार स्पेस में मिशन को लॉन्च किया। इसरो के बाद में यहां पर आप लोग देख रहे होंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 1969 में बना। फिर आप देख रहे हैं कि स्पेस कमेटी, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एनएसपी, इट इज नेशनल स्पेस प्रोग्राम, नेशनल स्पेस प्रोग्राम। तो ये जो नेशनल स्पेस प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है और स्पेस कमेटी है, ये तीनों मिलकर, ये जो तीनों संस्थाएं जो डेवलप की गई हैं, इनके पीछे का जो पूरा पैटर्न था वो डॉक्टर विक्रम साराभाई के बाद एक और लीडर स्पेस टेक्नोलॉजी में आते हैं, एंड ही वाज प्रोफेसर सतीश धवन। ही वाज प्रोफेसर सतीश धवन। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। प्रोफेसर सतीश धवन वाज द पर्सन जिनकी मदद से भारत ने अपना नेशनल स्पेस प्रोग्राम की स्थापना की, और एक्चुअल जो फादर है वो ये है डॉक्टर विक्रम साराभाई। लेकिन भारत में जो स्पेस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, ये जो संस्थागत विकास हुआ है, ये इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इट वाज डन बाय प्रोफेसर सतीश धवन, इनके द्वारा किया गया। यदि भारत में कोई भी एक इकोसिस्टम एनवायरमेंट बनाना है, वेदर इट इज रिलेटेड टू डिफेंस, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्पेस, तो उसके लिए आवश्यकता है कि देश में उनके लिए इंस्टीट्यूशंस हो। आपने देखा भारत में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स, लगभग 20 प्लस अलग अलग एरियाज में रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स। इसरो है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, लिक्विड प्रोपल्शन फैसिलिटी है, और इसके अलावा जो श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, जहां से हम लोग स्पेस में सैटेलाइट को छोड़ते हैं, तो भारत में इंस्टीट्यूशन को डेवलप किया गया। अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। तो इन सभी की मदद से भारत में एक स्थापना हुई, और वो थी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की। तो यहां पर प्रोफेसर सतीश धवन ने इस पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, वो सतीश धवन साहब ने किया। उसके बाद में भाई हमको ये टेस्ट करना था कि क्या वाकई में स्पेस प्रोग्राम इज नीड ऑफ आवर, क्या आज की आवश्यकता है। और उसके लिए दो प्रोग्राम, साइट और एक था स्टैप, इसकी मदद से यह देखा गया कि क्या भारत के लिए यह आवश्यक है। तो हमने क्या किया, उस समय पर हमने तब तक नहीं सीखा था कि कैसे सैटेलाइट्स को बनाया जाता है, कैसे लॉन्च व्हीकल बनते, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। और फिर ग्रेजुअली हम उन चीजों को सीखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले टेस्ट कर रहे, और हमने अमेरिका के दो अलग अलग सैटेलाइट्स को मंगवाया। अलग अलग सैटेलाइट्स की मदद से हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया। और देखिए यहां पर आपको पहला प्रोग्राम देखने को मिलता है, दैट इज
साइट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, मतलब उपग्रह निर्देशित दूरदर्शन परीक्षण। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह जानना था कि क्या स्पेस प्रोग्राम सरकार के लिए सहायक हो सकते हैं, अर्थात स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग से सरकार को क्या लाभ हो सकता है। वी वॉन्ट टू नो दैट, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी चीज खोलते हैं, ओपन करते हैं, कोई संस्था, एकेडमी, एनीथिंग, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी सी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि क्या हमें उससे फायदा होगा। हम लोग इतना बड़ा बजटरी गरीबों के लिए स्कीम्स ना चला दें, बजाय इसके हम लोग इसको शुरू करें। और आप देखेंगे कि यदि गरीबों को, यदि हम लोग केवल एक एड, एक सहायता गवर्नमेंट स्कीम की मदद से देते रहते हैं, तो जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो यहां पर देखने को नहीं मिलता। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यदि देखना है तो उसके लिए हमें एक ग्रास रूट लेवल पर एक ऐसे प्रोग्राम जो आने वाले समय में हमारे लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो। और आप देख रहे हैं आज की तारीख में कि जीपीएस अमेरिका के पास है, तो भारत के पास इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो भारत के पास अपने पोजीशनिंग सिस्टम है, भारत के पास अपने जीसैट कम्युनिकेशन सिग्नल सिस्टम है, भारत के पास अपनी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो पूरे पृथ्वी का अध्ययन करती है। सो ग्रेजुअली ये सभी जो हेल्प हुआ है वो देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर मदद कर रहा है, क्योंकि देश के भूगर्भ में, धरातल में कौन सा मिनरल, कौन सा मटेरियल है, हाउ वी कम टू नो दैट, हम कैसे जानेंगे उसको। द ओनली वे, एकमात्र वो तरीका है, और वो तरीका है कि हमें न सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम, बल्कि तो आप समझ रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट में कैसे स्पेस प्रोग्राम मदद कर रहे हैं, ओवरऑल अपलिफ्टमेंट और ग्रोथ में, लोगों के इंटेलेक्चुअल में, है ना, वो कैसे मदद कर रहे हैं। एंड नाउ वी आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, अदर कंट्रीज, नेशन पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमने साइट की मदद से, एंड इट वाज इन 1975, और हमने देखा कि यस, टेलीविजन का प्रयोग जब हमने देखा ना, व्हाट वी गॉट, हमने क्या देखा कि टेलीविजन की मदद से गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम थे, कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट दिल्ली से अपने प्रोग्राम को संचालित करती, और वहां के ग्रास रूट लेवल के लोग जो देश के कोने में, उनको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन देखने को मिला। व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन? इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का मतलब होता है कि केंद्र में बैठी हुई जो पूरी पॉलिसीज हैं वो आम लोगों तक पहुंचे, एग्रीकल्चर को कैसे किया जाए, है ना, सरकार का जो फैमिली प्लानिंग का प्रोसेस था उसके बारे में यहां पर सोचने समझने में मदद मिली। तो यहां पर इस प्रोग्राम के तहत, साइट के तहत क्या हुआ, हमने 2 ट्रांसपोंडर परचेस किए, और कहां से, अमेरिका से। वी हायर्ड देम। और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, क्योंकि देखिए ये वो दौर था 1971 1981 जहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, विशाल संख्या में हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी। तो यहां पर हमने फैमिली प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम शुरू किए, इन विच प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम वर स्टार्टेड। दोनों में व्यापक रूप से सफलता मिली, जिससे स्पेस कार्यक्रम की अनिवार्यता सिद्ध हो गई। और यहां पर हमने देखा कि 1975 आते आते आपको पता होगा बीकानेर के तट से, मतलब बीकानेर से हमने यूएसएसआर की मदद से अपना पहला आर्यभट्ट मिशन भेजा। तो ये हमको एकदम क्लियर हो गया कि इट विल बी वेरी बेनिफिट। तो हमने आर्यभट्ट को भी भेजा, हम लोगों ने अपने खुद के सैटेलाइट को भेजा, रूसी एजेंसी बीकानेर की मदद से आर्यभट्ट, रॉसकॉस्मोस वो एजेंसी का नाम है। आर्यभट्ट का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अंतरिक्ष में अपना उपग्रह होना चाहिए और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार। फिर आपको पता है आर्यभट्ट के बाद रोहिणी सीरीज भी आई है ना। तो यहां पर हमने धीरे धीरे अन्य सैटेलाइट्स को बनाना स्टार्ट किया। और वो बात अलग है, आर्यभट्ट कुछ ही समय तक रहा, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन हमने अपने सैटेलाइट को जरूर बनाया। धीरे धीरे हम लोग लॉन्च व्हीकल को भी डेवलप करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी देखना। आप एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा यहां पे। सो सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, इट वाज इन 1977,
जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्टैप, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। यहां पर हम देखेंगे कि एक समय था जब इवन हेड ऑफ द स्टेट, देश के जो हेड हैं, उनको भी बात करने के लिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को भी दूसरे देश से कॉल बुक करना होता था। तो उस समय पर वो टेलीफोन वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ नहीं था। सो टू मेक पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट ऑफ इमीडिएट कम्युनिकेशन, और इसके लिए भी हमने क्या हुआ, कुछ सैटेलाइट सिस्टम हमने अमेरिका से ट्रांसपॉन्डर लिए, और अंतरिक्ष तकनीक का काफी महत्व हमने ये परीक्षण किया कि यस इट इज नीड ऑफ आर, ये हमारे आज की आवश्यकता है। और ट्रांसपॉन्डर वर हायर्ड एंड टेस्टेड फ्रॉम अमेरिकन सैटेलाइट, और हमको लगा कि हाँ यार, सैटेलाइट प्रोग्राम को शुरू कर देना चाहिए, हमारे को अपने खुद के इंडिजीनियस स्पेस प्रोग्राम को अब डेवलप करना स्टार्ट करना चाहिए। सो कोई भी किसी भी बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव को मूर्त रूप देने के लिए वी नीड टू टेस्ट दैट, हमें उसको टेस्ट करने की आवश्यकता होती है, राइट। तो यहां पर हमने इस प्रकार से, ट्रांसपॉन्डर होते क्या है भाई, स्पेस में लगे हुए होते हैं, अंतरिक्ष में भेज देते हैं हम लोग, और वहां से सिग्नल्स इन पर जाते हैं, और ये लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में इन सिग्नल को एम्पलीफाई करके, रीडायरेक्ट करके ग्राउंड स्टेशन पे भेज देते हैं। क्योंकि यदि हम सिग्नल को एक लोकल एरिया में प्रोपागेट करेंगे तो पर्वत, बिल्डिंग्स, ट्रीज इत्यादि के कारण जो सिग्नल होता है वो एटेन्यूएट हो जाता है, सिग्नल कमजोर हो जाता है ना। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर है, आगे चलते हैं। सो रॉकेट प्रोग्राम क्या है, व्हाट आर दीज रॉकेट प्रोग्राम। अब जब हमने ये बात देख ली तो अब बारी आती है कि भाई क्या हमें अपने रॉकेट्स भी बनाने चाहिए। हमने रॉकेट्स भी बनाए, क्यों? क्योंकि हमने देख लिया कि यूएसएसआर पर हमें डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने सैटेलाइट्स को भेजने के लिए, या फिर यूएसए पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या फिर यूरोप में यूरोपियन स्पेस एजेंसी पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की स्थापना होती है 1975 में, और पेरिस इसका मुख्यालय है। तो हमने शुरुआत की सबसे स्मॉल टाइप के रॉकेट से शुरुआत की। उन दिनों में एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लॉन्चिंग फेज को शुरू किया। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि जो लॉन्चिंग फेज है उसमें हमने काफी हद तक इनिशियली सफलता भी प्राप्त की। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, आपको याद आ रहा होगा, एक था एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हमने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे अपना शुरुआत किया। और रोहिणी के जो लगभग 50 से 100 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट थे, उनको आकाश में, स्पेस में सही कक्षा में उनको छोड़ने का प्रयास करना स्टार्ट किया। अब आपको पता है कि कोई भी लॉन्च व्हीकल होगा तो उसमें एक प्रोपेलेंट भी चाहिए, प्रणोदक भी चाहिए, जो उस रॉकेट में थ्रस्ट जनरेट कर और ऊपर की तरफ लेकर जाए। और उसके लिए हम लोग जो फ्यूल का प्रयोग करते थे वो था हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, ये HTPB, ये आपको याद रखना है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो आप देखेंगे कि हमने लॉन्चिंग फेज, सबसे पहले लॉन्चिंग फेज, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल फेज। तो आप एक एक पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखिए यहां पर जो 1979 SLV 1979 से हमने छोड़ना स्टार्ट किया, और फाइनली हमने 1983 में आते आते SLV पर पूरी महारत हासिल कर ली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से। और इससे पहले क्या होते थे हम लोग, जो लॉन्चिंग फेज है उसमें अमेरिका का ही हमने एक साउंडिंग रॉकेट लिया हुआ था जिसका नाम है नाइस एपॉक।
नाइस एपॉक नाम का साउंडिंग रॉकेट। और आज की तारीख में हम लोग RH-200, भारत खुद भी साउंडिंग रॉकेट बनाता था, RH-200। अब यहां पर आपको एक चीज समझने वाली समझिए कि जो ये साउंडिंग रॉकेट्स थे SLV से भी पहले के, ये बेसिकली हमारे जो 100 किलोमीटर के नीचे का एरिया है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये धरातल है, सरफेस ऑफ द अर्थ, और मान लीजिए कि 100 किलोमीटर है स्पेस में। तो ये 100 किलोमीटर धरातल से, मतलब ये हो गई अर्थ, ये जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, इट इज अराउंड 62 माइल्स। ये डिस्टेंस जो नीचे वाला है, इसको हम लोग एटमॉस्फियर कहते हैं। और इस 100 किलोमीटर से ऊपर वाले स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड स्पेस। तो इसे हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, स्पेस कहते हैं या अंतरिक्ष कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। ये याद रहेगा, है ना? 100 किलोमीटर से ऊपर का जो दायरा है उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, राइट? तो ये पॉइंट याद रखना, ये पृथ्वी है 100 किलोमीटर, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो 100 किलोमीटर से नीचे के जो सैटेलाइट्स हैं, जो हम लोग लॉन्चिंग किया करते थे, उन्हें साउंडिंग रॉकेट कहते थे। तो ये साउंडिंग रॉकेट्स हम लोग अभी इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे कि साउंडिंग रॉकेट्स हम लोग क्या क्या रिसर्च किया करते थे पहले। फिर उसके बाद में आया एक्सपेरिमेंटल फेज, और ये सब आपको इसलिए मदद करेंगे कि आपको हल्का सा ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भारत के इसरो के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब अपने आंसर्स को लिखेंगे तो उसमें आप ज्यादा मजबूती से अपने तर्कों को वहां लिख सकेंगे, क्योंकि एक आपको छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है। यहां पर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1983 में सक्सेसफुल हो जाता है, एंड द लीडरशिप वाज अंडर एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम, यहां पर जब सफलता मिलती है, चूंकि आपको पता होगा कि जो स्पेस में लॉन्च व्हीकल भेजे जाते हैं उनकी काफी हद तक टेक्नोलॉजी डिफेंस की मिसाइल जैसी होती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को डिफेंस के लिए निमंत्रण दे दिया जाता है कि भाई आप डिफेंस की जो मिसाइल्स हैं, एग्जाम्पल पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, है ना, यहां पर इसको कहा जाता था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को वहां से बोला जाता है स्पेस को छोड़िए अब आप तो डिफेंस में भारत की सिक्योरिटी पर काम कीजिए। और फिर वो काम करना स्टार्ट करते हैं, एंड इट वाज इन 1989 जब वो अग्नि फर्स्ट बना देते हैं। और पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, इन तीनों पर सफल हो जाता है भारत। और ये जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम विच वाज स्टार्टेड इन 1983, इट गॉट सक्सेस इन 2007 में वो सफलता प्राप्त कर लेता है। तो यहां से आपको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक 4 चरणों का 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल था। 4 चरण क्यों होते वो भी समझ में आएगा। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक 5 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, 5 चरणों वाला लॉन्च व्हीकल है। उसके बाद में आता है ऑपरेशनल फेज। उसके बाद में क्या आता है? ऑपरेशनल फेज आता है। वो क्या है वो भी समझाएंगे। अच्छा, यहां पर इन द मीन टाइम आप ये भी समझिए कि यदि कोई लॉन्च व्हीकल है, ये लॉन्च व्हीकल कैसे होते हैं, ये इसका टोपी वाला भाग होता है। यहां पर मैं इनको बता देता हूं आपको। ये यहां पर आप देखेंगे, ये जो पूरा लॉन्च व्हीकल है, ये स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। और इन सब में जो फ्यूल है, वो फ्यूल है
हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, और ये एक सॉलिड फ्यूल होता है। इट इज अ सॉलिड फ्यूल, ये आपको याद है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। ये जो टोपी वाला भाग है ना, यहां पर ये जो टोपी वाला भाग है, यहां पर होते हैं सैटेलाइट्स। यहां पर कौन होते हैं गाइस? सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सैटेलाइट्स होते हैं, राइट, है ना। अब आप बोलेंगे कि ये स्टेजेस कटती क्यों है? देखो क्या है कि भाई यदि ये सिंगल स्टेज होती, पूरा यहीं पर फ्यूल होता, तो फ्यूल ये खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया, तो ये अनावश्यक पीछे वाला जो पार्ट है ना, एयर में डिसबैलेंस क्रिएट करता, तो ये कट होते जाते हैं। फिर ये वाला फ्यूल बर्न होता है, फिर ये फ्यूल बर्न हो गया, ये वाला स्टेज कट हो जाएगा, फिर ये, तो ये ऊपर 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 थ्रस्ट फोर्स लगाते हैं, और यहां पर ये जो फाइनल फोर्थ स्टेज है, वो सटीकता के साथ इन द राइट ऑर्बिट विद द राइट स्पीड वो सैटेलाइट को छोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से सैटेलाइट, ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पर स्टेजेस का होना जरूरी है। इंडिया हैड ओनली वन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो 5 स्टेज, 5 चरणों वाला था। तो जो 5 चरणों वाला था, 5 स्टेज्ड जो लॉन्च व्हीकल था, वो था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट वाज इन 1987 जब हमने इसको बनाना स्टार्ट किया, एंड ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट वाज इन 1994 वी गॉट सक्सेस कि भाई हमने ASLV की मदद से ही एक बहुत अच्छी चीज सीखी, और वो क्या थी, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यदि थोड़ा सा भी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। PSLV C-37 ये भारत का वो लॉन्च व्हीकल है जिसकी मदद से हमने एक साथ 104 सैटेलाइट को आकाश में लगा दिया। When we put 104 सैटेलाइट्स इन वन गो, एक ही लॉन्च व्हीकल के साथ इतनी सारी सैटेलाइट सही कक्षा में, तो जो मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं उनको अलग अलग कक्षा में छोड़ते जाते हैं ये लॉन्च व्हीकल, ये सब कुछ संभव हो सका है ASLV की मदद से, क्योंकि हमने ASLV की मदद से ही ये संपूर्ण बातों को सीखा और फिर उसका यूज किया। यहां पर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, गाइस सुनिए, हमने 1960s 1970s तक तो लॉन्च व्हीकल जो 100 किलोमीटर के दायरे तक छोड़े जाते थे, फिर हमने टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किए SLV ASLV और अलग अलग कक्षा में कैसे सैटेलाइट को छोड़े जा सकते हैं। ASLV की मदद से हमने जो है SROS सैटेलाइट सिस्टम, मतलब रोहिणी के जो स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सिस्टम थे, SLV की मदद से हमने रोहिणी 50 से 100 किलोग्राम वाले, ये 100 से 150 किलोग्राम वाले, और फिर भारत आया उस फेज में जिसको आज भी हम यूज कर रहे हैं। आपने जरूर सुना होगा PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, विच इज द वर्क हॉर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड GSLV, एंड सेकेंड वन वाज GSLV, और ये है PSLV। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो ये ऑपरेशनल फेज आपको याद रखना है। 2001 से हमने GSLV को छोड़ना स्टार्ट किया, बट वी गॉट सक्सेस इन 2014, और यहां पर PSLV में 1993 में हम लोग सफल हो गए थे। हमने आज की तारीख में एक कीर्तिमान हासिल किया हुआ है कि छोटी सैटेलाइट जो ज्यादा वजनी नहीं है, अलग अलग दुनिया की कंपनीज या दुनिया के अलग अलग देशों की सैटेलाइट को हम लोग PSLV की मदद से छोड़ते हैं। भारत को एक आवश्यकता थी कि भारत 4000 तक के किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को भी अपने ही जमीन से, अपने ही इंडिजनाइज टेक्नोलॉजी से छोड़ सके, तो हमने GSLV को भी लॉन्च करना स्टार्ट किया, और ये भारत का ये बाहुबली कहलाता है। 4000 तक किलोग्राम के वजनी सैटेलाइट को हम लोग GSLV की मदद से छोड़ सकते हैं, राइट। तो ये है GSLV 2001, लेकिन सफल हुए हम 2014 में आकर। अब
भारत डिपेंडेंट नहीं था कि हम लोग यूरोप से अपनी जीसैट सेटेलाइट 3000 3,500 किलोग्राम की सेटेलाइट को छोड़ने के लिए हम मदद ले रहे हैं यूरोप की, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो ये है ऑपरेशनल फेज, और ये सबसे सफलतम फेज था भारत का। भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता जा रहा था, और अब हम लोग काम कर रहे हैं स्पेशलिटी फेज पर, जहां पर हम लोगों ने GSLV Mk3 में अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया है। क्रायोजेनिक इंजन सबसे ऊपर वाला इंजन होता है, टॉप वाला ना, थर्ड स्टेज वाला, सबसे ऊपर वाला GSLV में, और वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ताकतवर है, और वो सटीकता के साथ एक सैटेलाइट को राइट ऑर्बिट में विद द राइट स्पीड, क्योंकि उसको पृथ्वी के चारों ओर एक गति में घूमना होगा, तभी वो गति मेंटेन रही, तभी वो सैटेलाइट अपना प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकेगा। गति यदि स्लो रह गई तो वो सैटेलाइट नीचे आ जाएगा, गति ज्यादा तेज हो गई तो वो बाहर वाली ऑर्बिट में चला जाएगा, तो जो सैटेलाइट का रियल फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो GSLV Mk3 क्या है वो देखिए आप लोग, कि यहां पर क्रायोजेनिक इंजन्स, ये जो क्रायोजेनिक इंजन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आपको। और उसके बाद में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे अवतार कहा जाता है। हम लोग आने वाले समय में जैसे एक प्लेन होता है ना, उस तरह का लॉन्च व्हीकल होगा, वो सैटेलाइट को छोड़कर आएगा, वापस आ जाएगा। वरना नॉर्मली क्या होता है, हमें जितनी बार कोई सैटेलाइट भेजनी है, लॉन्च व्हीकल तैयार होता है, और इन PSLV GSLV को बनाने में लगभग 50 to 60 डेज का समय लगता है। तो ये बार बार खर्चा जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम लोग इस प्रकार के प्लेन को बना लेंगे, सैटेलाइट छोड़ के वापस नीचे आएगा, बस फ्यूल भर देंगे, वापस जाएगा, वापस छोड़ के आ जाएगा। इस प्रकार का जो पैटर्न है वो है अवतार। और हमने एक और स्पेशलिटी फेज में काम किया है, वो है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बेसिकली इनको हमको 50 से 60 दिन लगते हैं, लेकिन जब छोटे सैटेलाइट ही भेजने हैं तो बड़ा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्यों बनाना। और ये जो PSLV GSLV उनको हमें हमेशा ऐसे, और ये 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग के होते हैं, तो बार बार लिफ्ट से इसके अंदर मटेरियल बहुत, क्योंकि रॉकेट साइंस इज रॉकेट साइंस, यू नो, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीजें होती हैं, तो बहुत प्रेसाइजली एक एक पॉइंट को यहां पर किसको फ्यूल कितना जाना है ना, कंट्रोल सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन SSLV को हम लोग ऐसे भी डेवलप कर सकते हैं, और ये छोटा है तो ये लगभग 3 से 5 दिन में ही बन जाता है। तो हमारा जो टर्न अराउंड टाइम होगा ना, दुनिया भर के देशों की सैटेलाइट को जो भेजने का हमने एक अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त किया, और उससे इसरो अर्निंग भी करता है। तो हम लोग लगातार न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, लॉन्च व्हीकल को हमने मजबूती से काम किया, बल्कि अब हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, हम सूर्य के अध्ययन को आदित्य L1 मिशन की मदद से कर रहे हैं। तो कोई भी एक शुरुआत होती है, वो बड़ी छोटे माइलस्टोन से होती है, धीरे धीरे हम लोग उस पर एक पकड़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने इतनी सारी बात की है उसमें SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये 4 चरणों वाला 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये 5 चरणों वाला, और इसमें जो अलग से ये जो मिसाइल्स लगी हुई हैं इनको रॉकेट बूस्टर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड रॉकेट बूस्टर। और इसी तरह से ये बूस्टर सैटेलाइट से थ्रस्ट जनरेट करने में, ज्यादा ताकतवर स्पीड प्रोवाइड करने में। GSLV Mk2 ये GSLV Mk3 है ना। तो यहां पर आपको GSLV Mk3 हमने 2014 में तैयार किया। PSLV XL सबसे एडवांस्ड, यही वर्क हॉर्स है इसरो का, इट इज कॉल्ड वर्क हॉर्स, है ना। आपके कोई भी प्रश्न होंगे ना, वो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना रिगार्डिंग स्पेस, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड ही आपको हरियाणा सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो यहां पर मेरा ये जो भाई मैं पढ़ा रहा हूं उसका कंटेंट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। तो GSLV Mk3 हो गया। अब देखिए
जैसा मैंने आपको छोटा सा ब्रीफ पॉइंट बताया था कि जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं ना, जो वो कारमान लाइन बताई थी 100 किलोमीटर के अंदर, तो इनर स्पेस की स्टडी के लिए छोड़े जाते थे टर्ल्स और बर्ल्स से। टर्ल्स क्या है? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम और बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। थुम्बा केरला और बालासोर ये ओडिशा से। तो ये 100 किलोमीटर है ना, बिलो 100 किलोमीटर। और जो लॉन्चिंग रॉकेट है स्पेस और डीप स्पेस की स्टडी के लिए छोड़े जाने वाले ये रॉकेट। डीप स्टडी का मतलब, डीप स्पेस का मतलब होता है जब हम लोग चंद्रमा पर, डीप स्पेस जब भी शब्द आ जाए याद रखना हमारे पृथ्वी के एनवायरमेंट से बाहर अदर सैटेलाइट और प्लैनेट्स पर जब छोड़े जाते हैं तो 100 किलोमीटर से ऊपर यहां पर हम लोग लॉन्चिंग रॉकेट्स को यूज करते हैं। टर्ल्स क्या हो गया? अंतरिक्ष उपयोग के लिए जिन्हें वायुमंडल में छोड़ा जाता था। और मिसाइल कौन सी है? जो डिफेंस के लिए। और टर्ल्स, और इसीलिए आपको याद आ रहा होगा बालासोर के तट पर, या फिर आप कह लीजिए जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है जिसको व्हीलर आइलैंड कहते हैं, व्हीलर आइलैंड। आज की तारीख में एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड क्यों नाम दिया गया उसको? व्हाई? बिकॉज एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उस पूरे पर्सपेक्टिव के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने डिफेंस के लिए पूरी मिसाइल्स को तैयार किया। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब लॉन्चिंग रॉकेट आना शुरू हुए तो हमने एक्सपेरिमेंट्स तो यहां किए हैं एसएलवी एएसएलवी की मदद से। ऑपरेशनल फेज में हमने पीएसएलवी जीएसएलवी तैयार किया और स्पेशलिटी फेज ये है। लेकिन इन सब के लिए जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ अलग अलग शहरों में, बेंगलोर में, ब्यालालू में, भोपाल में, तिरुवनंतपुरम में, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज में, अहमदाबाद में, जोधपुर में, मतलब आप लोग अलग अलग सेंटर्स देख रहे हैं इसरो के। तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ? भारत की स्पेस को लेकर और पकड़ मजबूत होती चलेगी और भारत आज की तारीख में दुनिया के टॉप 5 स्पेस एजेंसी में से एक है इसरो। ठीक है, तो ये थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग, ये रॉकेट से संबंधित है। बाद में हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, कहां पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण वाले पार्ट पे है ना, पुलिकट झील पर। इसे ही हम लोग श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज शार कहते हैं। तो यहां से फिर अब हम लोग यहां से शार या सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा कुछ छोटी सी बातें कि ये इसमें ये थ्रस्टर्स होते हैं, बूस्टर मोटर, और ये बीच में ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, फिर थर्ड स्टेज, फिर फोर्थ स्टेज, और इसके अंदर टोपी वाले भाग में इसमें सैटेलाइट्स होती हैं। और अब शुरुआत हो रही है कैसे हमने धीरे धीरे इन पर कमांड और कंट्रोल करना शुरू किया। तो सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट्स आए जिसमें रोहिणी 65। साउंडिंग रॉकेट में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है RH-200। ये सबसे ज्यादा संख्या में भेजे गए, लेकिन ये बिलो 100 किलोमीटर। फिर SLV आया, 1983 में सफल हुए, 1994 में, 1993 से PSLV, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, द बाहुबली ऑफ इसरो, गॉट सक्सेस इन 2014। RLV पर हम लोग अभी भी कर रहे हैं तैयारी, और SSLV पर हम लोग सफल हो चुके हैं। तो यहां पर जो मैंने छोटी सी बात बताई थी वो लिखी हुई मिल रही है बस आपको, कि पृथ्वी के इनर स्पेस या एटमॉस्फेयर 100 किलोमीटर से अंदर का जो एरिया है, 62 माइल्स के अंदर का जो एरिया है, इसको स्टडी करने के लिए साउंडिंग रॉकेट्स भेजे गए, और ये हम लोग थुम्बा से भेजा करते थे। गॉट इट? ये जो सैटेलाइट्स थे, इन लॉन्च व्हीकल, मतलब जो हमारे साउंडिंग रॉकेट्स थे, उनकी मदद से केवल और केवल हम लोग हमारे 100 किलोमीटर के अंदर के एनवायरमेंट का स्टडी कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष के इनर स्पेस के अध्ययन के लिए, जैसे पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं, गैस हैं इत्यादि पर अध्ययन करना, ओजोन मंडल में जो विखंडन हो रहा है जिसके कारण ओजोन डिप्लीशन हो रहा है,
उसको अध्ययन करना 100 किलोमीटर के अंदर हो रहा है ना। आपको याद आ रहा होगा ना कि शायद आपने सुना होगा कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं उसके कारण वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंच जाता है और फिर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु थाउजेंड्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, कितनी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वायुमंडल के अंदर, उसको पता करना। फोटोकेमिकल स्मॉग कितना है, मतलब हमारी जो 100 किलोमीटर के दायरे हैं वहां पर कितनी बैंड गैसेज हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो बैंड गैसेज है वो कितनी है, कौन देश रिलीज कर रहा है। एल्बिडो इफेक्ट आपको पता होगा, जैसे एल्बिडो का मतलब होता है कि जो इंसोलेशन आ रहा है नॉर्मली धरातल से टकरा के कुछ मात्रा में उसे एब्जॉर्व कर लेता है धरातल, लेकिन आइस चूंकि व्हाइट होती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। सो सूर्य ताप, सन हीट, वह हीट बजट के सही अनुमान को लगाने में भी ये सैटेलाइट मदद करते थे। इस प्रकार से साउंडिंग रॉकेट की बड़ी भूमिका थी, विशेषकर जलवायु विज्ञान के निर्धारण में, मौसम के पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग और ग्रीन अकाउंटिंग के लिए, मतलब 100 किलोमीटर से नीचे के लिए ये उपयोग किए जाते थे। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने देखा होगा भारत ने बहुत सी एनवायरमेंट को लेकर भी सैटेलाइट भेजी है, सरल एनवायरमेंटल सैटेलाइट, तो वो भी हम लोग काफी नीचे भेजते थे। अब बात आती है कि जो लॉन्चिंग रॉकेट है PSLV, GSLV, इस मामले में आप ये देखेंगे कि वैसे तो VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बनी और हमने पहला नाइस एपॉक 1963 में भेजा। ये तो बात आ रही है लॉन्चिंग व्हीकल 100 किलोमीटर से नीचे वाले दायरे। अब हम लोग देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल फेज है, यहां पर हमने भारत के अपने स्वदेशी रॉकेट जो 100 किलोमीटर से ऊपर भी भेजे जा सके, उनके लिए हमने ये सैटेलाइट्स बनाना स्टार्ट किया। तो इसमें सबसे पहले SLV आएगा, डॉक्टर कलाम साहब के नेतृत्व में 4 चरणों वाला सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल वाला, और जिसकी सभी स्टेज सॉलिड है। और यहां पर जो फ्यूल यूज हुआ है वो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का प्रयोग हुआ। पॉलीब्यूटाडाइन इसका प्रयोग हुआ है। यहां पर आपको ये इनके अलग अलग शेप्स दिख रहे होंगे। GSLV में ये फर्स्ट स्टेज है, सॉलिड है दोनों बूस्टर, ये लिक्विड स्टेज है और ये क्रायोजेनिक स्टेज है, राइट। GSLV MK3 ये बूस्टर मोटर है। PSLV यदि एक्सेल है, PSLV एक्सेल, तो ऐसी ये 12 बूस्टर मोटर होती हैं और ये सभी सॉलिड होती हैं। दीज ऑल आर सॉलिड। और उसके बाद यहां पर देखेंगे आप, ये पहला वाला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड, तीसरा सॉलिड, चौथा लिक्विड। तो मतलब ये पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल था PSLV जो सॉलिड लिक्विड मतलब लिक्विड प्रोपेलेंट भी आया। और लिक्विड प्रोपेलेंट क्या थे वो भी बताऊंगा मैं आपको, मोनोमेथिल हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ अभी आ जाएगा। यहां पर जो लिक्विड ईंधन का प्रयोग हुआ है ना, ये इसके लिए आपने नंबी नारायण का नाम सुना होगा, जिनके ऊपर रॉकेटरी जो मूवी बनी थी, R माधवन ने जिस पर एक्ट प्ले किया था। तो लिक्विड फ्यूल, ये लिक्विड फ्यूल जो है ना, ये लिक्विड फ्यूल। तो यहां पर उन्होंने यूरोप में जाकर पूरी रिसर्च की, अपने साथी साइंटिस्ट भी गए थे और उन्होंने लिक्विड फ्यूल पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो यह है लॉन्च व्हीकल। अब यहां पर देखेंगे आपकी जो सॉलिड प्रोपेलेंट है, ये SLV के लिए बता रहा है, SLV में ऑल दी 4 स्टेज, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा। 1979 से हमने छोड़ना स्टार्ट किया, 3 असफलताएं, एक बार ये असफल हो गया, फिर सफल हो गया, फिर असफल हो गया, फाइनली 1983 में ये सफल हो गया। और तभी APJ अब्दुल कलाम साहब को डिफेंस के लिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए निमंत्रण आ गया, क्योंकि सिमिलर टाइप के ही हमारे डिफेंस की मिसाइल्स होती हैं।
और यहां पर ये सॉलिड फ्यूल चारों, ऑल द 4 स्टेजेस। यहां पर आपको पूरी कहानी को ब्रीफ में बता दिया गया कि 1977 से हमने शुरू किया, असफल हुए हम। फिर हमने 1980 में सफल परीक्षण किया। फिर 1981 में आते आते वी गॉट अगेन सेटबैक, असफलता हाथ लगी। एंड 1983 में हम लोग सफल हो गए। और ऐसा करते करते हमने इन लॉन्च व्हीकल के ऊपर एक सैटेलाइट को भी तो लगाएंगे ना कक्षा में, क्योंकि टेस्ट तो उसको ही कर रहे हैं। तो हमने 50 से 100 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को, रोहिणी को हमने कक्षाओं में स्थापित किया। यहां पर हम लोग फाइनली एसएलवी में सफल हो गए और ये 4 चरणों का सॉलिड स्टेज लॉन्च व्हीकल था, 4 चरणों वाला था। वहीं जो यहां पर आप देखेंगे रोहिणी सैटेलाइट क्या है, 50 से 100 किलोग्राम की है। हम लोग वही रोहिणी, जब लॉन्च व्हीकल असफल हो गया तो ये रोहिणी RS-1 असफल हो गई, RS-2 सफल हो गई, लगा दी गई थी, लेकिन अभी भी कुछ खामियों को हमको रिकवर करना था। हमने फिर टेस्ट किया, सफल हो गए। फाइनली वी गॉट सक्सेस, है ना। तो ये इंडियन सॉइल से भेजी गई। ये प्रश्न आ सकता है कि भाई आर्यभट्ट भारत की पहली सैटेलाइट थी विच वॉज सेंट इन 1975, लेकिन भारत की जमीन से भारत की ही टेक्नोलॉजी के द्वारा जो पहली सैटेलाइट भेजी गई थी दैट वाज रोहिणी, है ना, वो आप याद रखेंगे, रोहिणी। ठीक है, रोहिणी सैटेलाइट थी। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। यहां पर आप देखेंगे रोहिणी उपग्रह 1 भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था। RS-1 वो असफल रहा, RS-4 सफल हो गया था। आर्यभट्ट के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए, तो यहीं से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका फोकस आया कि भाई हमें अपने डिफेंस प्रोग्राम को भी मजबूत करना चाहिए। तो उन्होंने पटना मिसाइल के लिए निमंत्रण भेजा अपने एक, शायद APJ अब्दुल कलाम साहब का, प्रोफेसर सतीश धवन और इंदिरा गांधी जी का एक पिक्चर जरूर देखा होगा जिसमें APJ अब्दुल कलाम साहब ऐसे करके कुछ बता रहे हैं और इंदिरा गांधी जी पास में खड़ी और एक तरफ प्रोफेसर सतीश धवन खड़े। और ये 1983 की बात है जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए APJ अब्दुल कलाम साहब के पास ये रिक्वेस्ट आई कि भाई आप स्पेस से हट जाइए और आप डिफेंस में आइए। और पटना का मतलब है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल। ठीक है, रोहिणी सैटेलाइट की मैंने वजन को बता ही दिया है। फिर ये APJ अब्दुल कलाम साहब तो दूसरी तरफ चले गए, यहां पर दूसरे साइंटिस्ट अपना काम करना स्टार्ट कर। अब भारत अगले एक्सपेरिमेंट को करना स्टार्ट करता और वो है स्ट्रेच्ड रोहिणी सैटेलाइट सीरीज। ये 100 से 150 किलोग्राम की थी और ज्यादा वजनी थी। SROS इसे कहा गया और ये कोई न्यू सीरीज नहीं थी, बट ये रोहिणी का ही एडवांस्ड वर्जन था। और हमने यहां पर जो लॉन्च व्हीकल है, SLV में तो सफल हो ही गए, ASLV का यूज किया और ये एकमात्र ऐसा लॉन्च व्हीकल है जिसमें 5 स्टेजेस थी और ऑल द स्टेजेस आर ऑफ सॉलिड फ्यूल। और जो सॉलिड फ्यूल था उसका नाम था हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो ये हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन नाम का फ्यूल हुआ करता था। ठीक है, तो यहां से हमने ASLV को छोड़ना स्टार्ट किया। ASLV की मदद से हमने अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट को यदि हम छोड़ेंगे, उसको भी एक साथ कई सारी सैटेलाइट्स एक ही लॉन्च व्हीकल लेकर जाए, उस पर भी हमने एक्सपेरिमेंट किया। और ये आपको डायग्राम में दिखेगा, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इनके साथ बूस्टर या थ्रस्टर मोटर्स भी हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहां पर सैटेलाइट सॉलिड प्रोपेलेंट हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसके बाद में बात आती है कि जो SROS सैटेलाइट है, आप देख सकते हैं उपग्रह को अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग कक्षाओं में छोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग आज भी हम PSLV में करते हैं। तो वो जो टेस्ट हैं उसके एप्लीकेशन हमने उनको ऑपरेशनल फेज में यूज किया। पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली हमने एक ऐसा लॉन्च व्हीकल बनाया जो सबसे
ऑप्टिमाइज्ड है, सबसे ज्यादा इष्टतम अनुप्रयोग पर आधारित है। तो एसरॉस श्रृंखला को इसलिए तैयार किया गया ताकि जाना जा सके कि उपग्रहों को अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या अलग अलग कक्षाओं में छोड़ा जा सकता है। द एसरॉस सीरीज वॉज डिजाइंड so that it can be known whether satellite can be released into different orbit with the help of the same launch vehicle। और यहां पर आप देखेंगे इसीलिए रोहिणी उपग्रह श्रृंखला का विस्तार करके एसरॉस श्रृंखला बनाई गई और एसएलवी का संबंधन करके एएसएलवी बनाया गया। एंड देयरफॉर द एसरॉस सीरीज वाज मेड बाय एक्सपेंडिंग द रोहिणी सीरीज। तो आप देखेंगे कि ये 5 चरणों वाला एकमात्र ऐसा लॉन्च व्हीकल है। एसएलवी को और ज्यादा एडवांस किया गया, एसएलवी को एएसएलवी, और यहां पर हमने अलग अलग कक्षाओं में एक ही उपग्रह एक ही लॉन्च व्हीकल की मदद से सैटेलाइट्स को छोड़ना स्टार्ट किया। यहां पर हमने जो ये टेस्ट करना स्टार्ट किया, इट वाज स्टार्टेड इन 1987 और उसके बाद में आप देखेंगे 1988 में भी किया, दोनों में असफल हुए, 1992 में सफल हुए और 4 में भी सफल हुए। इनके जो एप्लीकेशंस हैं उसको हमने यूज किया पीएसएलवी और जीएसएलवी में। तो यहां तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। एएसएलवी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के रॉकेटों से भारत छोटे लॉन्चिंग मार्केट में अपने छोटे सैटेलाइट्स को छोड़ने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। 100 से 150 किलोग्राम के वजनी सैटेलाइट को तो छोड़ ही सकता था। अब यहां पर देखिए इंडिया बिकेम सेल्फ रिलायंट, क्योंकि सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है। मैं आपको स्पेस से नहीं बल्कि नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देने वाला हूं आगे आने वाली क्लासेस में, जिनमें मैं आपको यह बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत ने अलग अलग देशों से मदद मांगी एंड नो वन हेल्प, किसी ने भी मदद नहीं की। तो जब भारत ने अलग अलग देशों से मदद मांगी और किसी भी देश ने जब हेल्प नहीं करी तो भारत ने सोचा चलिए सेल्फ रिलायंट ही बनते हैं और हम स्पेस में, डिफेंस में, उधर सुपर कंप्यूटिंग में रोनाल्ड रॉस ने, सॉरी नॉट रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस तो मलेरिया और उससे संबंधित है, सर रोनाल्ड रीगन, उन्होंने मना कर दिया कि वो हमें सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। आज हम लोग खुद अपनी क्वांटम टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हैं काफी हद तक। तो माइक्रो सैटेलाइट वो होती हैं जो जैसे जैसे इसमें पीको है, पीको मीटर का मतलब तो होता है 10 की पावर -12, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर 9 मीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। लेकिन पीको सैटेलाइट 1 किलोग्राम से छोटी, 1 किलोग्राम से छोटी, नैनो 1 से 10, माइक्रो 10 से 50, मिनी 50 से 100, स्मॉल 100 से 500 और 1500 किलोग्राम से ज्यादा वजनी होती हैं वो हैवी सैटेलाइट्स होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इससे स्पष्ट है कि रोहिणी मिनी सैटेलाइट था और एसरॉस स्मॉल सैटेलाइट था। ठीक है, चलिए तो माइक्रो सैटेलाइट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लीजिए एक बार। देखो माइक्रो और मैक्रो उन सैटेलाइट को भी आपको समझना होगा, क्योंकि जो माइक्रो सैटेलाइट्स हैं उनकी क्षमता ऑब्वियसली कम होगी, उनमें रेंज वगैरह कम होगी। तो छोटे छोटे देश या फिर बहुत सी कंपनियां छोटे छोटे अपने सैटेलाइट भेज देती हैं, तो आकाश में स्पेस डेब्री, अंतरिक्ष मलबा बन जाता है। जबकि जो बड़े सैटेलाइट है उनकी क्षमता ज्यादा है, वो एक सैटेलाइट कई 150 छोटी सैटेलाइट के इक्विवेलेंट काम करती हैं। तो बेसिकली जो मैक्रो सैटेलाइट्स हैं दीज आर गुड, क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, स्पेस डेब्री नहीं बनेगा, अंतरिक्ष कचरा नहीं बनेगा। कॉस्ट जरूर हाई होती है लेकिन इसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है और आर्थिक गतिविधियों में भी गति मिलती है, वैश्वीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। लेकिन छोटी सैटेलाइट बहुत सारी छोड़ देंगे, जो कि 10-20 हजार सैटेलाइट घूम रही है, तो एक ना एक दिन पृथ्वी पर आएंगी और स्ट्राइक करेंगी। तो इसलिए मैक्रो सैटेलाइट्स आर गुड। और जो 1500 किलोग्राम से ज्यादा बड़ी है, 100 से 500 किलोग्राम को स्मॉल, मिनी 50 से 100 किलोग्राम की सैटेलाइट को कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब क्या हुआ, जब हम ऑपरेशनल फेज में आए, पहला था लॉन्चिंग फेज जिसमें हमने साउंडिंग रॉकेट्स का प्रयोग किया।
RH-200 और नाइस अपॉक पहली बार। उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंटल फेज में एंटर हुए और वहां पर हमने SLV ASLV का यूज किया। नाउ वी केम टू ऑपरेशनल फेज और यहां पर हमने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV को बनाना स्टार्ट किया। वी गॉट सक्सेस इन 1993 and here we got success in 2014, but we started experimenting on GSLV in 2001 में ही स्टार्ट कर देते। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो थे उस समय पर बेसिकली बनाए गए थे जो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट हुआ करती ना, ध्यान से सुनना, जो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के पोल टू पोल चक्कर लगाती हैं, इनके लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो थी वो जो पृथ्वी के इस प्रकार से चक्कर लगाती हैं, इस प्रकार से जो चक्कर लगाती हैं वो एक्चुअल में ये लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। तो इसके लिए हमने GSLV बनाया। शुरुआत इससे थी, लेकिन आज क्या हो रहा है, पोल टू पोल तो ज्यादा हाइट की नहीं होती। ये पोल टू पोल जो सैटेलाइट ऐसे घूमती है वो धरातल का अध्ययन करती है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, क्योंकि सूर्य यहां पर है तो इस हमेशा सूर्य को दिखती हुई नजर आएंगी ऐसे। लेकिन क्या यहां पर यदि सूर्य है और सैटेलाइट यहां चली गई तो क्या सूर्य से दिखाई देगी? नहीं। तो ये जो सैटेलाइट होती है ना इस तरह की जो यहां पर छोड़ी जाती है, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं है, सूर्य तुल्यकारी कक्षा में नहीं है। और ये जो सैटेलाइट्स हैं सन सिंक्रोनस, ये शुरुआत में PSLV से ही भेजी जाती थी, धरातल का अध्ययन करती थी लगातार। अपने में से पैनक्रोमेटिक कैमरा होते थे, पैनक्रोमेटिक कैमरास आज भी यूज करते हैं हम लोग, पैनक्रोमेटिक कैमरास, इनका प्रयोग करके हम लोग धरातल का अध्ययन करते हैं। जबकि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रांसपॉन्डर लगे होते हैं और वो नीचे की तरफ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या संकेतों को भेजने का काम करते हैं। तो यहां पर ये ऑपरेशनल फेज आपको याद रखना है, राइट। अब आप देखेंगे कि जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ऐसे रॉकेट जो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह, मैं भी बोला ना मैंने, ध्रुवीय का मतलब जो पोल टू पोल घूम रहे हैं वो PSLV है, नाम भी पोलर सैटेलाइट है। वो बात अलग है कि आज की तारीख में हम लोग इनसे GSLV से जो हम लोग 36,000 किलोमीटर पर सैटेलाइट भेजते हैं, इनसे भी भेजते हैं। इवन PSLV की मदद से तो हमने चंद्रयान 1 भी भेजा था जो चंद्रमा तक गया। तो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, पहले ये समझो। लो अर्थ ऑर्बिट होती है लगभग 2000 किलोमीटर के अंदर अंदर जो सैटेलाइट भेजी जाती है। पहले इसी के लिए था, बाद में PSLV से हम लोग ज्यादा दूरी की सैटेलाइट भी भेजने लगे, ठीक है। लेकिन इनके एप्लीकेशंस को हमने और एनहांस कर दिया, बट शुरुआत केवल पोल टू पोल सैटेलाइट के लिए हुई थी, है ना। सो सच रॉकेट दैट पुट सैटेलाइट इन द पोलर ऑर्बिट आर कॉल्ड पोलर। और हम लोग धरातल के अध्ययन का, अर्थ ऑब्जर्वेशन का जो सैटेलाइट भेजते हैं, जैसे EOS एनवायरमेंट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, कार्टोसैट सैटेलाइट्स, रिसेट सैटेलाइट्स जो स्ट्रेटेजिक पर्पस से पाकिस्तान और चाइना के ऊपर भी नजर रखने वाले सैटेलाइट्स हैं। मिनरोलॉजिकल मैपिंग के बारे में, ग्राउंड में वाटर ब्लॉक्स कहां पर है, मछलियां कहां मिलेंगी, मिनरल्स कहां मिलेंगे। ऊपर बैठे बैठे जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो धरातल का अध्ययन कर रही हैं, वो पोल टू पोल होती हैं और वो शुरुआत में इन्हीं से भेजी जाती थी। सो पोल टू पोल ऑर्बिट में छोड़ा जाता है, ये रिमोट सेंसिंग है क्योंकि दूर बैठी बैठी सैटेलाइट धरातल का अध्ययन कर रही हैं। तो ये PSLV होता है, ठीक है। PSLV में आप लोग देख रहे हैं कि ये वाली फर्स्ट स्टेज है, ये सॉलिड है, ये सेकंड स्टेज है, ये लिक्विड है, थर्ड स्टेज है, ये सॉलिड है ना। ये लेकिन ये डायग्राम PSLV का है ही नहीं, ये एक्चुअल में अभी रुक जाते हैं। ये GSLV का डायग्राम है इसलिए रुकते हैं, इसको रोकते हैं यहां पर। तो यहां पर अभी PSLV पढ़ रहे हैं तो PSLV पर ही फोकस कर लेते हैं कि
पीएसएलवी में जो सबसे नीचे की लॉन्च व्हीकल में जो फ्यूल है वो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन था, HTPB। फिर यहां पर देखेंगे आप अनसिमेट्रिकल डाइमेथिल हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिक डाइमेथिल हाइड्रोजन, ये जो फ्यूल है ये सेकेंड स्टेज का फ्यूल है। थर्ड स्टेज में फिर से सॉलिड आ गया, फर्स्ट और थर्ड में तो सॉलिड था ही, पता है आपको। सेकेंड स्टेज में लिक्विड प्रोपल्शन और फोर्थ स्टेज में मोनोमेथिल हाइड्रोजन है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। तो भारत का पहला आधारित 4 चरणों वाला 4 स्टेज वाला जो लॉन्च व्हीकल है वो ये है ना। इसके पहले तीसरे चरण में हम लोग सॉलिड फ्यूल यूज किया करते थे, लेकिन ये पहला ऐसा ईंधन था। और आपको यहां पर देखिए देखने को मिल रहा होगा, तो ये जो नोट्स है ना वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। चौथे स्टेज में मोनोमेथिल हाइड्रोजन है ना, और अनसिमेट्रिक डाइमेथिल हाइड्रोजन ये सेकेंड स्टेज में, और HTPB तो सॉलिड है ही। अब एक छोटा सा पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए, 1 मिनट का समय, 1 मिनट, छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लीजिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज क्या नोटिस कर रहे हैं कि जब हमने पहली बार PSLV बनाया ना, तो PSLV CAV था, कोर एलॉय वर्जन। उसके बाद PSLV SV बना, स्टैंडर्ड वर्जन, और उसके बाद में बना एक्स्ट्रा लार्ज। तो जो वर्कहॉर्स है ना PSLV वो ये है, इसमें 12 बूस्टर मोटर्स हैं। SV जो सेकंड बना था उसमें 6 बूस्टर मोटर थी, इसमें कोई बूस्टर मोटर नहीं थी। तो ये कोर एलॉय वर्जन था जिसमें कोई बूस्टर मोटर नहीं थी, इसकी ज्यादा ताकत नहीं थी, ये केवल 700 किलोग्राम तक के वजनी सैटेलाइट को ही 36,000 किलोमीटर तक की रेंज में भेज सकता था, 700 किलोग्राम। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और स्टैंडर्ड वर्जन बनाया गया, और यहां पर बूस्टर मोटर लगाए गए, टोटल 6 थे, इसमें ज्यादा ताकत आ गई, और यह लगभग कुछ 1500 किलोग्राम तक के वजनी सैटेलाइट को भेज सकता था। तो यहां पर एक प्रश्न पूछा, देखो PSLV SV स्टैंडर्ड वर्जन कौन से सैटेलाइट को नहीं भेज सकता था? 1500 किलोग्राम से ज्यादा वाले, और 1500 किलोग्राम से ज्यादा वाले सैटेलाइट्स कौन से होते हैं? जिनको हम लोग हैवी सैटेलाइट कहते हैं, तो इनको ये नहीं भेज सकता था। इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है ना। चलिए, तो हमने ये आप देख रहे हैं, ये बूस्टर मोटर है, ये फर्स्ट स्टेज सॉलिड लिक्विड, और यहां पर ये देख सकते हैं आप 5 से 6 मंजिला बड़ी ये लॉन्च व्हीकल होता है। तो रिसेट 1 को PSLV एक्सेल से छोड़ा गया क्योंकि ये 1500 किलोग्राम भार का था, है ना, ये बात आपको याद रखना है, रिसेट 1। और ये मुंबई आतंकवादी हमले जैसी घटनाएं फिर से रिपीट ना हो, रिसेट 1, ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि हमने स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट्स को भी इस प्रकार से भेजा है। नाउ तो PSLV एक्सेल के बारे में अब सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्च व्हीकल है वो है PSLV एक्सेल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल। इस लॉन्च व्हीकल में आप लोग देखेंगे कि एक तो 12 बूस्टर मोटर है, और ये 36,000 किलोमीटर, जिसको हम लोग GTO या GEO ऑर्बिट बोलते हैं, वहां पर ये लगभग 1850 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को छोड़ सकता है। 12 बूस्टर मोटर है। भारत के सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटल मिशन मतलब मंगलयान, ये जो स्पेस में छोड़े गए, ये यहीं से, इसी की मदद से छोड़े गए। तो PSLV एक्सेल दुनिया का सबसे सफलतम रॉकेट है अब तक का। भारत ने अपना जो पूरा नेविगेशन सिस्टम लगाया है ना, रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, वो भी जो एक तरह से अमेरिका का GPS है, भारत का पूरे ग्लोब को कवर नहीं कर रहा है,
वो भारत की बाउंड्री के 1500 किलोमीटर के दायरे को कवर कर रहा है, वो है रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम। ये भी हमने इसी की मदद से छोड़ा। दुनिया में इतना सफलतम लॉन्च व्हीकल कोई भी नहीं है, और इसी को इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं, क्योंकि इसरो ने सबसे ज्यादा कमाई दुनिया भर के देशों की सैटेलाइट्स या प्राइवेट कंपनीज की सैटेलाइट भेजकर सबसे ज्यादा कमाई इसी की मदद से कमाई है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि आरपीएस है, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, पीएसएलवी एक्सेल, इसकी मदद से ये देखो आप 1420 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ भारत का। और हम यदि आप सोच के देखिए कि हमें अपना रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम भेजना होता, भारत के पास अपना पीएसएलवी या इस तरह से इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट ना हुआ होता, ये सब स्टेजेस ना हुई होती, साइंटिस्ट ने इतनी मदद ना की होती, तो ये 1420 करोड़ 5000 या 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा था, क्योंकि सैटेलाइट को भेजने का अपना बहुत बड़ा खर्चा है। जो भारी सैटेलाइट्स होती है ना, हम लोग बहुत पेमेंट देते हैं इन यूरोपियन स्पेस एजेंसी को, अमेरिका की एजेंसी को, नासा को, या फिर रॉसकॉस्मोस को। सो इस तरह से आपके लिए एक मेंस का प्रश्न है जो आपको जरूर आंसर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप आंसर्स में लिखेंगे। मैंने पूरा पीएसएलवी एक्सेल प्रोग्राम समझा दिया आपको, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कोर एलॉय वर्जन, देन स्टैंडर्ड वर्जन, और अब एक्सएल एक्सपेरिमेंट। सो पीएसएलवी एक्सेल कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए, लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन विच आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ पीएसएलवी, है ना। तो आपके लिए दो प्रश्न हो गए, है ना। कमेंट, ये दोनों एक साथ क्वेश्चन है, कमेंट ऑन इंडियाज पीएसएलवी प्रोग्राम, लिस्ट द इंपॉर्टेंट मिशन विच आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल। और दूसरा प्रश्न यह है कि भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से किस प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी ने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भारत की मदद की है, उन सभी बिंदुओं को पॉइंट वाइज लिखिए। तो कम से कम 10 बिंदुओं को आप लिखिए, आंसर्स दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको रुद्रा एजुकेशन हब पर मिल जाएगी। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। शानदार क्लासेस आपको मिल रही हैं, आंसर राइटिंग प्लस एमसीक्यूज एंड कॉन्सेप्ट की। तो मेरी लाइव क्लासेस आपको थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को मिलती हैं लाइव क्लासेस, है ना। तो वो आप जरूर देखिए साइंस की, और ये क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग। तो वीकली मेरे 2 लेक्चर्स आएंगे, आपको बहुत मदद करेंगे। इट विल रियली मेक योर फाउंडेशन वेरी स्ट्रांग। तो मेरी उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग स्टडी IQ। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ लेना। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। देखिए, यदि आप एक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, यू वांट टू क्रैक द हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, सो ज्वाइन दिस निश्चय बैच। और ये 5 मार्च इसकी क्लोजिंग डेट है, मतलब ये बैच क्लोज हो जाएगा। आप आज का आज इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। एक कूपन कोड यहां पर चल रहा होगा RG लाइव, तो आप लोग RG लाइव की मदद से मेरी पर्सनल मेंटोरशिप प्राप्त करेंगे। तो नोट्स, मटेरियल्स, आंसर राइटिंग, बुक्स, सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगी। और मेरी पर्सनल मेंटोरशिप को क्लेम करने के लिए आप लोग मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि आपने ये कोड लगाया है RG लाइव, तो मैं अपनी पर्सनल मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये पूरे सेगमेंट अच्छे से समझ में आए होंगे। इस बैच को कैसे एनरोल करना है, लेट मी टेल यू कैसे आप लोग एनरोल करेंगे इन बैच में। तो जैसे ही आप लोग स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे, स्टडी IQ की वेबसाइट पर जैसे ही जाते हैं आप, तो यहां पर आपको ये पूरा वेबसाइट दिखता है। ऐप पर भी आप यहां पर सर्च करेंगे हरियाणा। जैसे ही आपने हरियाणा सर्च किया, हरियाणा का ये बैच आपको दिखाई दे रहा है, ये 15,000 का है। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, है ना। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर 2 या 3 जय हिंद, गुड इवनिंग, है ना। इज इट क्लियर टू यू? तो यहां पर आप जाएंगे और एनरोल कर लेंगे। सो उम्मीद करता हूं आपको मेरी एक पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। बैच में एनरोल करके आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग RG लाइव कूपन कोड लगाइए। मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको इस पूरी तैयारी में बहुत मदद करने वाली। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।